रुंगटा जी, आपसे दूसरे कॉलर्स लेने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी होम लोन्स के बारे में। जो आजकल ये नई होम लोन स्कीम चल रही है, कितनी लुभावनी है ये? 8% पहले 2 साल में, फिर 8.5% की ब्याज दर पे, फिर उसके बाद नॉर्मल करंट रेट, कितनी अच्छी रहती है ये किसी फ्लोटिंग रेट के मुकाबले, ये आजकल की टीजर होम लोन रेट जैसे उनको माना जाता है? तो जो टीजर रेट्स, अगर हम इनका मुकाबला करें रेगुलर फ्लोटिंग रेट से, तो अब तो मेरे ख्याल से करीबन हर मेजर लेंडर के पास ये स्कीम्स हैं। और इसमें इनिशियल पीरियड में किसी का 2 साल, किसी का 3 साल, एक बैंक का 5 साल तक भी फिक्स्ड रेट्स है। तो एब्सोल्यूट रेट्स देखने के बजाय सबसे पहले अगर हम ये देखें कि ये तो अब शायद सर्वविदित है कि अगले साल से रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स जो हैं बढ़ेंगी। ये कहना मुश्किल है कितनी बढ़ेंगी, कितनी अवधि तक बढ़ेंगी, लेकिन बढ़ेंगी मेरे ख्याल से करीबन कंसेंसस है। तो अगर ऐसा है तो अगले 24 महीने या 36 महीने तक आपके पास एक सेफ्टी है फिक्स्ड रेट का, वो मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसलिए ये स्कीम्स अच्छी हैं। ये भी है कि जो टीजर की रेट्स हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव है, चाहे SBI का 8% पहले साल, 8.5% अगले 2 साल, या HDFC का 8.25 है पहले 2 साल में, ICICI का 8.25 है पहले 2 साल में, या और भी बहुत सी स्कीम्स हैं, LIC हाउसिंग फाइनेंस की स्कीम्स हैं, सेंट्रल बैंक की स्कीम्स हैं, काफ़ी स्कीम्स हैं। तो अच्छी स्कीम्स हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा कंपैरिजन में फ्लोटिंग रेट के मुकाबले मेरे हिसाब से मच बेटर स्कीम है रादर देन रेगुलर फ्लोटिंग रेट, क्योंकि ब्याज की दरें अगले साल से बढ़ने की जो आशाएं हैं वो काफ़ी वाइड स्प्रेड हैं। चलिए, अच्छी स्कीम्स हैं। हम आपके पास विजय कुमार के पास चलते हैं, ये कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं। विजय जी, स्वागत है आपका शो में। पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? गुड इवनिंग मैडम एंड रुंगटा जी। गुड इवनिंग। इनफैक्ट एक्चुअली मेरा बेटा है जो कलकत्ता में डॉन बॉस्को में पढ़ रहा है इस समय, क्लास 10 में। अब मैं उसे हायर एजुकेशन के लिए कुछ कंपटीशंस में और कोचिंग्स में बैठाना चाहूंगा, तो उसमें काफी खर्च आता है आजकल। अच्छा। तो इसके लिए मैं लोन लेना चाहता हूँ लगभग 5 लाख रुपए का जी। वो कहाँ से मिल सकता है और उसका क्राइटेरिया कैसा होगा, माने कैसे मिलेगा, क्या वो लोग एसेस करेंगे? चलिए, एक एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं ये अपने बेटे के लिए, क्या क्राइटेरिया रहता है, कैसे प्रोसेस होता है? रुंगटा जी, क्या बोलना चाहेंगे आप इन्हें? तो जिसे एक स्टैंडर्ड एजुकेशन लोन कहते हैं, यानी ऐसा लोन जिसमें जब तक आपका कोर्स चलेगा तब तक न आपको ब्याज देना पड़ेगा, न आपको प्रिंसिपल चुकाना पड़ेगा। अगर ऐसे लोन को आप एजुकेशन लोन मानते हैं तो वो कोचिंग क्लासेस के लिए तो अवेलेबल नहीं होगा, बिकॉज वो सिर्फ कोर्सेज के लिए अवेलेबल होगा, न कि उसकी ट्रेनिंग के लिए। तो ये जो इन्होंने कहा कि मुझे कोचिंग के लिए या कंपटीशन में बैठने के लिए जो है, अगर ये इतना 5 लाख रुपया खर्चा हो रहा है तो उसके लिए तो एजुकेशन लोन मिलना मुश्किल है। हाँ, जो एक नॉर्मल लोन के रूट्स हैं, चाहे वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो जो हमने शो में पहले भी देखा, या इवन अनसिक्योर्ड लोन हो, अगर इनकी इनकम इतनी है कि वो अनसिक्योर्ड लोन जस्टिफाई कर सकें इतना, वो इनको मिल सकता है। लेकिन जिसे एजुकेशन लोन कहते हैं, जो नॉर्मली पब्लिक सेक्टर बैंक्स दे रही हैं, वो तो कोचिंग क्लासेस के लिए या कंपटीशन में एडमिशन वगैरह के लिए तो नहीं मिलेगा। जब ये इनको कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा, उस कोर्स की फीस के लिए या उसके जो लगते बाकी के खर्चे हैं उसके लिए इनको एजुकेशन लोन मिल सकता है। कोचिंग या कंपटीशन में बैठने के लिए तो एजुकेशन लोन नहीं मिलेगा। संजीव जी जुड़े हैं अहमदाबाद से। संजीव जी, स्वागत है इस शो में, पूछिए अपना सवाल। Actually, I have applied for a loan for a property in Gurgaon. जी। And I am staying in Ahmedabad. So all my papers were complete, and there is a tie-up between State Bank and Unitech also for the property. Now almost 1.5 months has passed, and there is no information regarding sanction of my loan. I meet all the requirements. I have given them all the statements, whatever they wanted. So in case of delay, can I go to banking ombudsman? बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं, लेकिन पहले कारण तो पता चले। तो अगर उनको ब्रांच लेवल पे कारण नहीं पता चल रहा है तो मेरी एडवाइस ये है कि आप सबसे पहले बैंक
के उच्च अधिकारियों को कंप्लेंट कीजिए, राइटिंग में कंप्लेंट करिए, या आप बैंक की वेबसाइट पर जाके वहाँ पे जो ग्रीवियंस सेक्शन होता है वहाँ पर आप पहले कंप्लेंट करिए, बिकॉज ओम्बड्समैन में जाने के पहले आपको फॉर्मल कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी। और बैंक अगर लोन रिफ्यूज़ करता है तो उसे कोड के मुताबिक, आरबीआई के कोड के मुताबिक उसे राइटिंग में रिफ्यूज़ करना पड़ेगा और उसको रीजंस देनी पड़ेगी। तो क्लियरली पहले इनको कंप्लेंट करनी चाहिए, और 3 या 4 हफ्तों में अगर इन कोई जवाब नहीं मिलता है इनको अपनी रिटर्न कंप्लेंट का या ऑनलाइन कंप्लेंट का, या जो भी जवाब मिलता है वो इनको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता है, तो ये जरूर बैंकिंग ओम्बड्समैन के पास जा सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ये मतलब बैंक के साथ एक झगड़ा करने से पहले पता तो करने की कोशिश करें कि ये लोन सैंक्शन क्यों नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली कहीं पे कुछ इशू है, तो अगर वो पहले पता चल जाए तो इसमें सुलझने की एबिलिटी जरा शायद बेटर हो। सत्यम जी पूछिए अपना सवाल। हाँ, मुझे होम लोन के रूप में 14 लाख रुपए का लोन चाहिए जी। हाँ, तो उसके लिए मुझे क्या मतलब मिल सकता है? जैसे मेरी पर एनम सैलरी ईयरली 2,75,000 है, तो क्या मुझे मतलब इतना लोन मिल सकता है? आपकी उम्र कितनी है सत्यम जी? उम्र मेरी 32 ईयर्स है। 32 ईयर्स है और लोन लेना चाहते हैं। रुंगटा जी मिल सकता है क्या इन्हें लोन इस समय? 14 लाख का लोन मिलना तो मुश्किल है। और कोई लाइबिलिटी है सत्यम जी? और कोई लोन है आपके ऊपर? नहीं, इसके अलावा ये जो लोन मैं लेना चाहता हूँ इसके अलावा और कोई लोन नहीं है मेरे ऊपर। और ये जो 2.6 लाख है ये आपका नेट इनकम है कि आप मतलब आपका नेट वेतन है कि नेट इनकम है? नेट इनकम है। हाँ, तो अगर हम रफली कैलकुलेट करें तो रफली आपकी जो सालाना आय है उसका करीबन 4 गुना आपको लोन मिल सकता है, यानी करीबन 10 से शायद 11 लाख तक का लोन आपको इस आय के बेसिस पे मिल सकता है। अगर इसको बढ़ाना है तो इसके 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि आप उन बैंकों में जाएं जो 25 साल के लोन भी देते हैं, जो कि आपको मिल सकता है क्योंकि आप 32 साल के हैं, तो उससे करीबन 1,00,000 1.5 लाख रुपए की आपकी लोन एलिजिबिलिटी बढ़ सकती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप अपने वाइफ का या अपने पेरेंट्स का किसी का इनकम अगर जोड़ सकते हैं तो उससे भी आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ सकती है।